ये है क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके कि ये तीनों होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल। तो अम्ल क्या है? अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। इसके बाद क्या है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये लिटमस क्या है? तो ये एक प्रकार का सूचक होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे सूचक क्या होते हैं, उसमें हम लोग लिटमस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस ये समझेंगे कि ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। इसके बाद है ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, और ये हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ में मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ मिलता है तो जल का अणु में पहले से होता है H2O, और ये एक और हाइड्रोजन उसमें मिलकर हाइड्रोनियम आयन देता है। एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा, और एसिड जो है वो स्वाद में खट्टा भी होता है, उसी की वजह से इसका नाम एसिड पड़ा है, स्वाद में खट्टा होने की वजह से। आगे देखिए एसिड के प्रकार। एसिड जो होता है मुख्य रूप से अपने प्रबलता के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कहने का मतलब क्या है? ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होंगे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे। जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से आयनित होंगे उन्हें प्रबल अम्ल कहेंगे, और जो आंशिक रूप से आयनित होंगे उन्हें दुर्बल अम्ल कहेंगे। यानी कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो दुर्बल अम्ल होते हैं ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं और कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यही होता है। इसके बाद है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। जब अम्ल में जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। जब जल की मात्रा अधिक होगी तो तनु अम्ल कहेंगे, और जब जल की मात्रा कम होगी तो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये प्रबल अम्ल है इसमें भी अगर हम जल की मात्रा अधिक कर दें तो वो तनु अम्ल हो सकता है, और जल की मात्रा अगर कम हो तो वो सांद्र अम्ल होगा। दुर्बल अम्ल के साथ भी वही है कि अगर उसमें हम जल की मात्रा अधिक कर देंगे तो वो तनु अम्ल हो जाएगा, और जल की मात्रा अगर उसमें कम होगी तो वो सांद्र अम्ल होगा। तो ये सांद्रता जो है वो जल के मात्रा पे निर्भर करता है, और ये प्रबलता और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल ये निर्भर करता है कि वो किस रूप में आयनित हो रहा है। इसके बाद है क्षारक। क्षारक क्या है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद क्या है? ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। इससे पहले अम्ल क्या करता था? वो नीले लिटमस को लाल में बदल रहा था, और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। इसके बाद क्या है? ये जलीय विलयन में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। इसको हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है। ये जो क्षारक होते हैं ये जल में जब घुलते हैं तो ये हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, और ये जो क्षारक होते हैं इनको कहा जाता है कि ये अम्ल के विपरीत रसायन होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल के उल्टा होते हैं, विपरीत होते हैं। इसके बाद देखिए क्षारक भी प्रबल क्षारक हो सकते हैं, दुर्बल क्षारक हो सकते हैं। यह निर्भर करता है कि ये जल में जब घुलेंगे तो किस मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन देंगे। अगर जल में घुलने पे क्षारक जो है वो पूर्ण रूप से आयनित होता है तो उसे हम प्रबल क्षारक कहेंगे, और जो आंशिक रूप से अगर आयनित होता है तो उसे हम दुर्बल क्षारक कहेंगे। और जो अगर पूर्ण रूप से आयनित होगा तो वो अधिक हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और जो आंशिक रूप से आयनित होगा वो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इसी आधार पर इन दोनों को बांटा जाता है, यानी जो प्रबल क्षारक होंगे वो पूर्णतः आयनित होंगे और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। जो दुर्बल क्षारक होंगे ये आंशिक रूप से आयनित होंगे और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। क्षार देखिए, जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उसको क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाएंगे उनको हम क्षार कहते हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्षारक जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इनको हम क्षार कहते हैं। आगे देखिए लवण क्या होता है? तो अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से
प्राप्त होता है। लवण क्या है? ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने से प्राप्त होता है। तो अगर हम लिखें इसमें, तो ये क्या होता है? जब अम्ल और क्षारक ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहां से लवण बनता है और जल बनता है। तो लवण क्या है? ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया करने से बनता है। तो ये इसके उदाहरण ये सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। आगे हम इसमें देखेंगे कौन कौन से अम्ल से कौन से क्षारक अगर अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा लवण बनता है। आगे देखिए, इसके बाद है सूचक। सूचक क्या है? अगर हम कह रहे हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, कोई क्षारीय है, तो हम स्वाद के अनुसार तो देख लिए कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन हम सभी जो क्षारक हैं, सभी अम्ल हैं, उनको हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि वो कैसा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अम्ल और क्षारक हैं जो सांद्र अवस्था में बहुत ज्यादा संक्षारक होते हैं और हमारी स्किन को भी जला देते हैं। तो वैसे अगर हमें पदार्थ का पता करना है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं सूचक का। सूचक क्या होता है? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग या गंध में यानी महक में परिवर्तन लाकर बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। अगर सूचक जो है इसे किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ में उसके संपर्क में लाया जाता है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ होगा वो अपने अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति तभी दिखाएगा जब वो जल की उपस्थिति में रहेगा। अगर जल नहीं है तो वहां पे उसकी प्रकृति ना अम्लीय होगी ना क्षारीय होगी, वो कैसा भी बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो अगर कोई पदार्थ है अम्लीय हो या क्षारीय हो, अगर वह जल के उपस्थिति में रहेगा तभी वो अपना बिहेवियर दिखाएगा, यानी कि अपना लक्षण तभी प्रदर्शित करेगा। और जब उसके विलयन को, अम्लीय या क्षारीय विलयन को हम सूचक के संपर्क में लाते हैं तो सूचक अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर, रंग में या गंध में परिवर्तन लाकर बताता है कि वो पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है। आगे है सूचक के प्रकार। जो सूचक है उसमें पहला प्रकार होता है प्राकृतिक सूचक। मतलब ये ऐसे सूचक होते हैं जिन्हें बनाया नहीं जाता है, ये प्रकृति में पौधे वगैरह में मिल जाते हैं। तो उसमें पहला है लिटमस। लिटमस क्या है? ये सबसे प्रचलित सूचक है। ये जो लिटमस होता है ये लाइकेन के पौधे से, लीचेन भी कहा जाता है जिसे, उस पौधे के रस से बनाया जाता है, और ये होता है अपना रंग जो है अम्ल और क्षार में परिवर्तित करता है। इसके बाद है लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, हल्दी, ये सभी हो जाते हैं प्राकृतिक सूचक। इसके बाद आता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक कहने का मतलब क्या है? इन्हें सबको लैब में बनाया जाता है और ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलीन, ये जो है रासायनिक सूचक हैं जिनको कि कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। इसके बाद आता है गंधीय सूचक। तो इससे पहले जो हम ये दोनों सूचक देखे हैं, ये दोनों जो होते हैं ये अपने रंग में परिवर्तन लाते हैं। इसके बाद है ये गंधीय सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन लाता है। मतलब कि ये ऐसा पदार्थ होगा ना जो अम्ल और क्षारक के अगर संपर्क में आएगा तो अपने गंध में परिवर्तन लाएगा। और ये दोनों जो सूचक हैं ये जब अगर अम्ल या क्षारक के संपर्क में आएंगे तो ये अपने रंग में परिवर्तन लाएंगे। तो गंधीय सूचक में क्या आ जाता है? प्याज, लौंग का तेल, वैनिला भी होता है जो कि एक गंधीय सूचक का काम करता है। और ये ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं या जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखिए सूचक में प्राकृतिक सूचक जो हम देखे थे, एक लिटमस था, लाल पत्ता गोभी का रस था, हल्दी और हाइड्रेंजिया का फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। देखिए तो जो लिटमस है ये अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है और क्षारीय माध्यम में नीले रंग का। लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है और क्षारीय माध्यम में हरे रंग का। हल्दी जो होता है ये अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है इसमें, और क्षार में ये लाल रंग का हो जाता है। हाइड्रेंजिया का फूल जो है ये अम्ल में नीले रंग का रहता है और क्षार में गुलाबी रंग का। इसके बाद आता है कृत्रिम सूचक। इसके बाद ये कृत्रिम सूचक, तो इसमें फिनोल्फ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थेलीन जो है ये अम्ल में रंगहीन रहता है अम्लीय माध्यम में, और क्षारक में गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके बाद है मेथिल ऑरेंज, ये अम्ल में लाल रंग का होता है और क्षारक में पीले रंग का। अगला है गंधीय सूचक। इसके बाद है ये गंधीय सूचक। इसमें देखिए पहला प्याज का रस, तो इसमें क्या होता है? अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण गंध देता है, तीखा गंध आता है, और अगर हम क्षारक के संपर्क में इसको लाएंगे तो इसका कोई गंध नहीं होता है। इसके बाद है वेनिला। वेनिला
इसमें क्या होता है, जैसा इसका गंध है वैसे ही रह जाता है अम्लीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम में क्या है, इसमें कोई गंध नहीं रहता है, जो गंध था वो भी चला जाता है। ठीक ऐसे ही होता है लौंग के तेल में भी। लौंग का तेल जो है वो भी अम्लीय माध्यम में, जैसा गंध है उसका वैसे ही रहता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में गंध गायब हो जाता है। तो ये सभी जो सूचक थे और इसमें कैसे परिवर्तन आता है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, ये देखा हम लोगों ने। इसके बाद देखिए आगे, अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। इससे पहले जो हम देखे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, जल में घुलने के बाद से हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसके बाद हम क्षारक में देखे थे कि क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, जल में घुलने के बाद से हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो वो अम्ल और क्षारक के भौतिक गुण थे। अब हम देखेंगे इसमें अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण, सबसे पहला हम रासायनिक गुण देखेंगे धातु से अभिक्रिया के आधार पे, कि अम्ल और क्षारक धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल जो है वो धातु से कैसे करता है अभिक्रिया, तो अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल जो है जब वो धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये जिंक, एक धातु, ये अम्ल हो गया और ये धातु, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो यहाँ से बनता है जिंक क्लोराइड, यानी कि एक लवण, और साथ में यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से लवण और जल बनाता है। तो अगर हम उदाहरण लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक का, तो यहाँ हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक से अभिक्रिया अगर होता है तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड, और साथ में अलग होता है यहाँ से हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। अब हम देखेंगे क्षारक के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे क्षार जो है वो धातु से अगर अभिक्रिया करता है तो ये ठीक वैसे ही लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। यहाँ पे भी अगर क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करे तो यहाँ से लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार और ये जिंक एक धातु, इन दोनों में जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ से बनता है सोडियम जिंकेट, और साथ में अलग होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये एक प्रकार का लवण होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्षारक जो है या क्षार जो है वो सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। वो कुछ धातु जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है और टीन, ऐसे धातुओं से अभिक्रिया करता है, क्योंकि ऐसे जो धातु होते हैं इनके ऑक्साइड अपने प्रकृति से उभयधर्मी होते हैं। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो ये जो जिंक है, एल्यूमिनियम है और टीन है, इनकी ऑक्साइड जो होती है वो उभयधर्मी होती है, यानी कि वो अम्लीय प्रवृत्ति भी शो कर दिखाती हैं और क्षारीय प्रवृत्ति भी दिखाती हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे है पॉप टेस्ट। अगर हम अभिक्रिया कोई देखे हैं, वहां से जो गैस निकल रही थी, यानी इससे पहले जो हम धातु की अभिक्रिया देखे अम्ल और क्षारक से, वहां से जो गैस निकल रही थी, हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सी गैस है। तो उसके लिए ये टेस्ट होता है एक पॉप टेस्ट। वहां से हम पढ़े कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पता करने के लिए ये पॉप टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए प्रायोगिक रूप से अगर हमको इसे दिखाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक प्रणाली को स्टैंड के साथ में फिट करते हैं। इसमें हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और साथ में कुछ जिंक के टुकड़े डालते हैं, ये जिंक के टुकड़े हैं। इनको डालने के बाद से इसमें से जो गैस निकलेगी, आपको तो पता है, हम पढ़े इससे पहले कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन पता कैसे, कंफर्म कैसे करेंगे कि वही हाइड्रोजन गैस ही है। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी उसे ऐसे प्रवाह नली के माध्यम से जोड़कर साबुन के विलयन में ले जाएंगे, और साबुन में विलयन के बाद साबुन के विलयन में वो जाने के बाद से बुलबुले के फॉर्म में जो बाहर, जो इसमें बबल बनेंगे उसके फॉर्म में ये बाहर आएगी बबल के रूप में। और ये जो बुलबुले हैं, इनके पास अगर हम मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलना शुरू करते हैं। ये फट फट की ध्वनि के साथ जलते हैं, और ये फट फट की जो ध्वनि होती है इसी को इंग्लिश में पॉप साउंड कहा जाता है। और ये पॉप साउंड उसी की वजह से नाम पड़ा इसका पॉप टेस्ट। और ये पॉप टेस्ट यानी कि जो फट फट की आवाज है ये बताती है कि यहाँ से निकलने वाला गैस जो है हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो फट फट की आवाज के साथ जलता है। तो इस प्रयोग से हम दिखा सकते हैं कि धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है, यानी कि यहाँ जिंक हम लिए थे एक धातु, और ये अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, इसके साथ अगर अभिक्रिया होती है तो यहाँ से निकलने वाला जो गैस होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा।
आगे देखिए, अगला जो रासायनिक गुण है वो हम देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया के आधार पे। तो जो अम्ल है वो धातु के कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है, तो जो अम्ल अगर धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। अगर अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो इसे अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे हम अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु का कार्बोनेट लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से लवण बनता है सोडियम क्लोराइड। अगर ये हो गया धातु सोडियम और ये कार्बोनेट, इसकी जब अभिक्रिया होगी अम्ल के साथ, यहाँ से बनेगा एक लवण, सोडियम क्लोराइड एक लवण है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और साथ में यहाँ बनेगा जल। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में जल बनाता है। इसके बाद अम्ल जो है वो धातु बाई कार्बोनेट कहिए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों का मतलब वही होता है। तो यहाँ उदाहरण अगर हम ले लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये धातु और ये बाई कार्बोनेट यानी कि धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया जब करता है तो यहाँ बनाता है सोडियम क्लोराइड, साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ से बनता है और एक जल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जो यहाँ पे उत्पाद बनता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ठीक वही उत्पाद अगर अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनता है। जैसे कि यहाँ देखें अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, दोनों ही परिस्थिति में यहाँ लवण बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और साथ में यहाँ से जल बन रहा है। दोनों लगभग एक जैसे ही अभिक्रिया होती है। आगे देखते हैं क्षार के साथ। तो क्षार के साथ धातु कार्बोनेट या धातु का बाई कार्बोनेट कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु का कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो अगर यहां से हम देखें, इससे पहले अभिक्रिया में जो हम अभी पढ़ रहे थे धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का जांच किया जाता है ये चूने का पानी का जो टेस्ट है इससे। इसमें क्या होता है, एक परखनली में चूने का पानी लिया जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आता है तो ये चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो सफेद रंग का होता है। तो अगर हम पानी में चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भेजते हैं तो ये उसका रंग ऐसा दूधिया कर देता है, जिससे पता चलता है कि डालने वाली जो गैस थी जिसे हम डाले थे वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन वहीं क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित हो तो कुछ टाइम के बाद से ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेता है और उसका दूधिया रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो इसमें हम टेस्ट करते हैं कि जो उत्सर्जित गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो वो चूने के पानी को दूधिया कर देगी यानी कि सफेद रंग का कर देगी। और अगर वही गैस अगर बहुत देर तक हम उसमें प्रवाहित करेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाएगा और वहां से वो दूधिया जो रंग होगा वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। आगे है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। ये दोनों आपस में कैसे अभिक्रिया करता है, तो अम्ल जो है वो क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण हम ले लें अगर अम्ल का एक, तो हम अम्ल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में एक क्षारक लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ में यहां से अलग होता है जल। तो जब अम्ल जो है ये क्षारक से अभिक्रिया करता है तो यहां से लवण बनता है और जल बनता है। ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है और ये जल। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वहां से बनता है लवण और जल। आगे देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे पहले जो अभी हम अभिक्रिया लिखे थे अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके जब लवण और जल बनाता है तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि अम्ल जो है क्षारक के क्षारीय प्रवृत्ति को खत्म कर देता है और क्षारक जो है अम्ल के अम्लीय प्रवृत्ति को कम कर देता है और इसके बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। तो उन पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहा जाता है और जिस अभिक्रिया में ये उदासीन पदार्थ बनते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब
जब अम्ल द्वारा क्षारक की प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। मतलब कहने का है कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेंगे और वहां से बनने वाला पदार्थ लवण और जल प्राप्त होगा तो इस परिस्थिति में क्या होती है, दोनों अम्ल और क्षारक की आपसी जो प्रवृत्ति होती है, यानी कि अम्ल की जो अम्लीय प्रवृत्ति और क्षारक की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो खत्म हो जाती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल, इन दोनों से जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ से बनता है सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण और H2O यानी कि जल, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें बनने वाला जो लवण है ये 3 प्रकार का होता है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया करे तो यहां से बनने वाला जो लवण होगा वो अम्लीय होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर अम्ल प्रबल है तो यहाँ से अम्लीय लवण बनेगा, और दूसरे परिस्थिति में यहाँ दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, यहाँ पे क्षार जो है वो प्रबल है तो यहाँ से क्षारीय लवण बनेगा। जो प्रबल होगा लवण में उसकी प्रवृत्ति ज्यादा दिखेगी। आगे है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, यहाँ पे दोनों प्रबल हो गए तो यहाँ से बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन होगा। यहाँ पे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों अगर दुर्बल है तो यहाँ से बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन लवण होगा। तो लवण जो होते हैं वो 3 तरह के हो जाते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। तो जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक, अम्ल प्रबल क्षारक दुर्बल, तो वहां से बनने वाला लवण अम्लीय, और अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, जो क्षारक प्रबल हो जाए तो इसमें जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण बनेगा। अगर दोनों प्रबल है तो उदासीन लवण, और दोनों अगर दुर्बल है तो उदासीन लवण। तो ऐसे देख सकते हैं जो अम्ल है, जो लवण है वो 3 प्रकार का होता है। आगे है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिक। तो यहां देखिए ये कॉपर और ये ऑक्सीजन, तो ये दोनों से मिलकर बनने वाला यौगिक जो है वो धात्विक ऑक्साइड है। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से बनता है क्यूप्रिक क्लोराइड और साथ में यहाँ से जल अलग होता है। तो यही अभिक्रिया ही है, धात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यानी कि धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। और इससे पहले हम देखे थे कि जो अम्ल है वो क्षारक से अभिक्रिया करता था तब जाके वो लवण और जल बनाता था। यहाँ पे अम्ल होता था, एक क्षारक होता था, तब लवण और जल बनता था। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ अम्ल है, यहाँ पे धातु के ऑक्साइड है, फिर भी लवण और जल बन रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये धातु के ऑक्साइड है ये प्रकृति से क्षारीय है, यानी कि यहाँ पे ये क्षारीय प्रवृत्ति शो कर रहा है, तभी यहाँ अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा धातु के ऑक्साइड के, ये कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे भी बहुत सारे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो प्रकृति से क्षारीय होते हैं। आगे है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षार से कैसे अभिक्रिया करता है, तो जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षार से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से लवण और जल बनता है। जब अधात्विक ऑक्साइड यानी कि अधातु और ऑक्सीजन का जो यौगिक होगा उसे हम कहेंगे अधात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन एक अधातु है और ये ऑक्सीजन का यौगिक, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाया है तो इसे हम अधात्विक ऑक्साइड कहेंगे। यहाँ पे क्षार जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है जो कि एक प्रकार का लवण है, और यहाँ से जल अलग हो रहा है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं यहाँ पे क्षार है और यहाँ पे एक यौगिक है जिससे मिलकर ये लवण और जल बना रहा है। लेकिन लवण और जल कब बनता है, क्षार के साथ किसकी अभिक्रिया से, तो अम्ल की। तो अगर क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तब लवण और जल बनता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो ये अधातु का ऑक्साइड है ये प्रकृति से क्या है, अम्लीय है। तो जो ये अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति से अम्लीय होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड हैं वो प्रकृति से क्षारीय होते हैं। आगे हमारा देखिए जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में कैसे व्यवहार करते हैं। तो अगर जल की उपस्थिति में अम्ल को देखें तो अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है,
जल में घुलने के बाद से जो अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन देता है, और वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जो हम शुरू में ही बताए थे कि अम्ल जो है वो जल में घुलने के बाद से हाइड्रोजन आयन देते हैं, और वो हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसके बाद जल की उपस्थिति में जो क्षारक होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर हम क्षारक को जल में घुलाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, और ये सभी क्षारक की प्रवृत्ति होती है कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे जल में घुलने के बाद, और ये भी प्रवृत्ति सभी अम्ल की होती है कि वो जल में घुलने के बाद से हाइड्रोजन आयन देंगे। इसके बाद क्या होता है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलते हैं उसको हम क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होंगे, जो क्षारक जल में घुल जाएंगे उनको हम क्षार कहेंगे। आगे है, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या है, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे। ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा बहुत अधिक, ऊष्मा जो है वो उत्सर्जित होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो अम्ल में जल को मिलाने से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जल को अम्ल में न मिलाकर अम्ल को जल में मिलाते हैं। क्योंकि अगर हम अम्ल को जल में ना मिलाएं और इसके जगह पे ये विपरीत प्रक्रिया अपना ले, जल को अम्ल में मिला दें, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया बहुत ही, ये प्रक्रिया जो है बहुत तेज हो जाएगी और यहाँ से निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, जिससे कि वो मिश्रण जो है यानी कि जो अम्ल है वो उफन कर बाहर आ सकता है और हमारे हाथ या कपड़े जल सकते हैं, और जिस बर्तन में रखे हैं साथ में वो गर्म होने की वजह से वो भी टूट सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा ध्यान देते हैं कि अगर अम्ल को, इस प्रक्रिया को अम्ल का तनुकरण कहा जाता है, अम्ल को तनुकृत करना या क्षार को तनुकृत करना, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जल को मिला रहे हैं, और अगर हम जल को मिलाएंगे तो अम्ल सांद्र से तनु होगा, इसलिए इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। इसके बाद है, जल को अम्ल में डालने से, अगर जल को हम अम्ल में डालते हैं तो क्या होगा, तो मिश्रण अस्फलित होकर उफन कर बाहर आ सकता है, और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। मतलब कि ताप बढ़ने से कांच टूट जाएगा जिसमें बर्तन में हम रखे होंगे अम्ल को, और वो उफन के बाहर भी आ सकता है जिससे हम जल सकते हैं। और शुरू में बताए थे कि जो सांद्र अम्ल होते हैं या सांद्र क्षार होते हैं वो प्रकृति से संक्षारीय होते हैं, जिससे अगर हम हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं या कपड़ों के संपर्क में आते हैं तो उसको जला सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद हम अम्ल की अभिक्रिया 5 पढ़े हैं। अम्ल की 5 अभिक्रियाएं पढ़े हैं। पहला पढ़े थे धातु के साथ, फिर उसके बाद पढ़े थे धातु के बाइकार्बोनेट के साथ, फिर धातु के कार्बोनेट के साथ, फिर धातु के धात्विक ऑक्साइड के साथ, और एक पढ़े थे धातु का क्षारक के साथ। ये तो पहले वाला में यानी कि हम धातु का जब अगर देखेंगे अभिक्रिया अम्ल का धातु के साथ, अगर हम अभिक्रिया देखें अम्ल का धातु के साथ, तो यहाँ से लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता था। अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता था अम्ल, तो यहाँ से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता था। अगर अम्ल जो है क्षारक से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लवण और जल बनता है। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। और अगर अधात्विक ऑक्साइड से तो यहाँ भी लवण और जल बनता है। तो आप इस एक पिक्चर से याद रख सकते हैं कि हम अम्ल की कितनी अभिक्रियाएं पढ़े हैं और वहां पे उत्पाद क्या क्या बनते हैं। आगे देखिए, क्षारक की अभिक्रिया, क्षारक के में ही हम इतनी ही अभिक्रिया पढ़े थे जितना अम्ल का पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या है, 2 अलग अभिक्रियाएं हट जाती हैं, जैसे कि धातु का बाइकार्बोनेट और धातु का कार्बोनेट। इन दोनों में क्या होता है कि क्षारक जो है इससे कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम पहला क्या देखें, धातु के साथ अभिक्रिया। अगर क्षारक धातु से अभिक्रिया करे तो उस परिस्थिति में लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ ध्यान ये रखना होता है, शुरू में भी बताए थे कि ये जो क्षारक है वो सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। इसके बाद अधात्विक ऑक्साइड से अगर क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और अगर क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करे तो ये लवण और जल बनाता है। तो ये क्षारक की अभिक्रियाएं हो गई। इसके बाद है अम्ल व क्षारकों में समानता है। अम्ल और क्षारक में क्या चीजें, कौन सी चीजें हैं जो एक जैसी होती हैं, तो जो सभी अम्ल हैं, सभी अम्ल वो हाइड्रोजन आयन देंगे जल में मिलने के बाद। अगर जल में मिलेंगे तो सभी
अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। और जो पदार्थ जल में घुलने के बाद से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे ही हम अम्ल कहेंगे। ऐसे भी बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन के रूप में जल में अलग नहीं होता है, यानी कि उनको अगर हम जल में मिलाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयन के रूप में वो हाइड्रोजन नहीं निकलता है, तो उसे हम अम्ल नहीं कहेंगे। वैसे पदार्थ जिनमें से जिनको जल में मिलाने से हाइड्रोजन जो है वो आयन के रूप में अलग निकल जाता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। इसके अलावा क्षारकों में क्या समानताएं होती है, तो सभी क्षारक जल में मिलने के बाद से हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। तो इससे पहले अभी बताया है कि जब अम्ल या क्षारक में अगर हम जल को मिलाते हैं तो उसकी सांद्रता कम होने लगती है और इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। और उसमें अम्ल को हम कहते हैं कि अम्ल जो है वो तनुकृत हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये आयन बने होते हैं, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, ये प्रति इकाई आयतन में कम होने लगते हैं। अगर हम सांद्र अम्ल को तनु करते हैं यानी कि जल की मात्रा को बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में जो ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी कि ये अम्ल का और ये क्षारक का, तो इन दोनों में प्रति इकाई आयतन की कमी होने लगती है। इसके बाद है क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये शुरू में भी बताए थे कि प्रबल अम्ल वही अम्ल को कहा जाता है जो कि ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, और प्रबल क्षारक उसे कहते हैं जो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। तो अब ये पता कैसे चलता है, हम जितने भी सूचक पढ़े हैं, लिटमस पढ़े हैं, हल्दी पढ़े हैं, हाइड्रेंजिया का फूल था, वेनिला था, लौंग का तेल था, मिथाइल ऑरेंज था, फिनोप्थिलीन था, वो सभी बस ये बता पाते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा प्रबल क्षारक है, या कौन सा दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षारक है? तो उसको बताने के लिए जिस सूचक का उपयोग किया जाता है उसे सार्वभौमिक सूचक कहा जाता है। सार्वभौमिक सूचक ये क्या बताता है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, इसे कई गो सूचक मिला के तब इसको बनाया जाता है। और इसमें ये क्या होता है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मतलब कि ये सार्वभौमिक जो सूचक होगा ये बता देगा कि अम्ल जो है वो कितना प्रबल है या क्षारक जो है वो कितना प्रबल है। और कैसे बताता है, तो ये अलग अलग रंगों में उसको प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं ये पीएच स्केल, यह एक सार्वभौमिक सूचक होता है। तो ये करता क्या है, यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुषांश यानी पोटेंज जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि ये पीएच में जो पी है ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है, प्रबलता को। तो ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल है जिसमें जो किसी भी अम्लीय या क्षारीय माध्यम के संपर्क में आता है तो वो एक तरह का रंग प्रदर्शित करता है, और जो रंग होगा वह एक स्पेसिफिक एक विशेष प्रकार के अम्ल के इस प्रबलता को दिखाता है। जैसे अगर बहुत गहरा लाल आता है तो वो 0 संख्या को दिखाएगा, और 0 बताता है कि जो पदार्थ है वो बहुत ही अधिक अम्लीय है। वैसे ही ये गहरा लाल रंग, पहले उसके बाद लाल होता है, फिर नारंगी, फिर पीला होते होते हरा पहुंचता है। तो हरा रंग बताता है पीएच का मान 7, और ये बताता है कि पदार्थ जो है वो उदासीन है। उसके बाद ये हरा से नीला, नीले से होते होते बैगनी पहुंचता है, जो कि इन सभी नंबर्स को दिखाता है। यानी कि इसमें से कोई एक अगर रंग आता है तो वो एक नंबर को दिखाएगा, और वो नंबर बताएगा अम्ल या क्षारक की प्रबलता को। या ऐसे अगर हम उदाहरण के लिए समझे कि 7 से अगर नीचे कोई पदार्थ की अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो वो अम्लीय होगा। अब जितना कम आएगा पीएच का मान, वो पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा अम्लीय प्रवृत्ति कम होती जाएगी, और 7 पर आते आते पदार्थ जो होगा वो उदासीन हो जाएगा। यानी कि 7 पे या ना ही पदार्थ का अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अब जैसे पीएच का मान 7 से ऊपर जाएगा तब पदार्थ जो है वो क्षारीय होने लगेगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, पदार्थ की क्षारीयता बढ़ रही है, तो ये बढ़ते 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 जब 14 तक आता है तो ये प्रबल क्षारक को दिखाने लगता है। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर पीएच का मान
जीरो से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें अम्लीय प्रवृत्ति कम हो रही है और क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। और अगर पीएच का मान कम हो रहा है तो उसमें हम देख कह सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ रही है और क्षारीय प्रवृत्ति कम हो रही है। तो 7 से पहले जो है वो अम्ल है, 7 के बाद जो है वो क्षारक है। अब अम्ल में भी जिसका मान जितना कम है वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल है, और क्षारक में जिसका मान पीएच का ज्यादा है वो उतना ज्यादा प्रबल क्षारक है। ध्यान देंगे, अम्ल में कम मान वाला अम्ल जो होता है, कम पीएच मान वाला, वो अधिक प्रबल होता है, और क्षारक में अधिक पीएच मान वाला क्षारक जो होता है वो अधिक प्रबल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतना ही पीएच स्केल तक, और इसके आगे के जो टॉपिक है वो इस वीडियो के हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना तक।